नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। देहरादून से खबर, जहां सपा ने उत्तराखंड के लिए जारी की पहली लिस्ट। सपा की पहली लिस्ट में 30 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। पुरौला से चयन सिंह होंगे सपा के प्रत्याशी। गंगोत्री से पंडित विजय बहुगुणा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बद्रीनाथ से वीरेंद्र कैरूनी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। थराली से किशोर कुमार सपा के उम्मीदवार होंगे। कर्णप्रयाग से गजेंद्र सिंह होंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। यमकेश्वर से विपिन बडौनी समाजवादी के प्रत्याशी होंगे। पौड़ी से राजेंद्र प्रसाद सिचिल प्रत्याशी होंगे समाजवादी पार्टी के। श्रीनगर से सुभाष नेगी होंगे समाजवादी उम्मीदवार। तो वहीं आपको बता दें कि लैंसडाउन से संदीप रावत, धारचूला से मनोज प्रसाद, डीडी हाट से सुरेंद्र सिंह गुरुंग, पिथौरागढ़ से रमेश सिंह बिष्ट और गंगोली हाट से गोपाल दास प्रत्याशी होंगे समाजवादी पार्टी के। कपकोट से हरिराम शास्त्री, बागेश्वर से लक्ष्मी देवी को टिकट दिया गया है। द्वाराहाट से गणेश कांडपाल, सल्ट से मुकेंद्र बंगारी को टिकट दिया गया है। रानीखेत से सुनीता रिखाड़ी को दिया गया है और सोमेश्वर से बलवंत आर्य को टिकट दिया गया है। तो वहीं दिल्ली में मंत्री गोपाल राय ने उत्तराखंड की जनता से संवाद किया है। आपको बता दें कि नव परिवर्तन संवाद में दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उत्तराखंड को बनाने में मातृशक्ति का अहम योगदान है। 21 साल में उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ नहीं बदला है। इन 21 साल में सिर्फ सरकारें और मुख्यमंत्री बदले हैं। 21 साल तक बीजेपी कांग्रेस ने जनता को ठगा है। आज उत्तराखंड के लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। कर्नल कोठियाल जी के साथ उत्तराखंड का हर सैनिक खड़ा है। हमें उन 21 साल से जिन लोगों ने उत्तराखंड को धोखा दिया है, 21 साल से जिन पार्टियों ने उत्तराखंड को लूटा है, 21 साल से जिन लोगों ने उत्तराखंड के लोगों को बार बार वादा करके और मुकरने का काम किया है, इस चुनाव में उनसे हमें हिसाब लेने की जरूरत है। यह संविधान का दिया हुआ लोकतंत्र का महापर्व है, वो हथियार है जिसके हथियार के माध्यम से हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। न सिर्फ भाजपा, कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी तो वोट कटवा पार्टी है। आम आदमी पार्टी तो केवल वोट काटने के लिए उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जरूर कांग्रेस के लोग अगर भूले भटके वैसे तो आपस में ही लड़ने में मशगूल हैं। उनको फुर्सत नहीं है कि वो आपस में टिकट का बंटवारा कैसे होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा। अभी तो कांग्रेस इसी में उलझी हुई है। लेकिन अगर उससे फुर्सत मिल जाए और आपके पास आए वोट मांगने के लिए, तो उनसे पूछना कि कांग्रेस को भी तो मौका दिया था उत्तराखंड के लोगों ने। कांग्रेस ने क्या किया उत्तराखंड के लोगों के लिए। कर्नल कोठियाल का गंगोत्री दौरे का 5वां दिन। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो लगभग 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देंगे। अस्पताल और स्कूल की हालत सुधारेंगे। यूथ फाउंडेशन के जरिए 12,000 से भी ज्यादा युवाओं को नौकरी देंगे। कई गांवों में कोठियाल ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया है। सैकड़ों ग्रामीणों ने कोठियाल से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ली। अगर सरकार में आएंगे तो 12-13 हज़ार थोड़ी, फिर तो 1.5 लाख लड़कों की तैयारियां कराएंगे हम, क्योंकि सरकार के पास तो सारे साधन हैं। जब वो साधन हमारे हाथ में होंगे तो हम तो देखना इनको ऐसा तरीका बना देंगे। उत्तराखंड में लोग नौकरी मांगने आएंगे। आज हम बाहर जा रहे हैं नौकरी मांगने के लिए, लोग उत्तराखंड में आएंगे। दीदी, ऐसे लड़के देखो, क्या इसमें कमी कहाँ दिख रही है मेरे को? क्यों ये कर्नल अजय कोठियाल नहीं बन सकता है? क्यों इसको वो तालीम, वो जो शिक्षा है वो नहीं मिल रही है? अगर सरकार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की सख्ती देखने को मिल रही है। आयोग ने हरिचंद्र सेमवाल को आबकारी सचिव और आयुक्त पद से हटा दिया है। तो वहीं केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने उधम सिंह नगर एसएसपी को हटाते हुए डीआईजी बरिंदरजीत सिंह को एसएसपी बनाया है। बता दें कि आबकारी सचिव पद पर रविनाथ रमन और आबकारी आयुक्त के पद पर नितिन भदौरिया को भी तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि कुछ और तबादले और विवादित मुद्दे पर भी निर्णय हो सकता है।
ये निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। अगर मुख्य विपक्षी दल किसी बात की शिकायत करता है तो प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर करता है। हम भी एक राष्ट्रीय दल हैं, हमें भी अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है और जब हम कोई शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास जाते हैं तो उसके पीछे हमारे पास मजबूत प्रमाण होते हैं और ऐसे में अगर वो संज्ञान ले रहे हैं तो स्वागत योग्य फैसला है। इससे पहले आपने देखा कि जिस तरह से आचार संहिता लागू होने के बाद बैकडेट में तबादले और नियुक्तियां की गई थी, उस पर भी चुनाव आयोग ने रोक लगाई है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराना प्रदेश में, और इसको कोई भी राजनीतिक दल निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शुरू से चुनाव आयोग से हम लोग बोल रहे हैं। अगर चुनाव आयोग को लगा होगा कि भाई कौन अधिकारियों को हटाना है और कौन अधिकारियों को रखना है, उसी के क्रम पे उन्होंने अधिकारियों को हटाया होगा। अब कांग्रेस हर चीज़ के लिए कहती है कि साहब हमने कर दिया। कांग्रेस तो राहुल गांधी जी को बुला रही है इटली से बहुत दिनों से, राहुल जी तो आ नहीं रहे अभी तक। तो पहले राहुल जी को तो बुला लो इटली से चुनाव प्रचार के लिए। उनके कहने पे उनका नेता राहुल नहीं आ रहा है, उनके कहने में कौन हट जाएगा। तो देहरादून सेवानिवृत्त अध्यापिका उत्तरा पंत बहुगुणा ने यूकेडी का दामन थाम लिया है। यूकेडी के संरक्षक आशीष सिंह एरी ने बहुगुणा को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान उत्तरा पंत बहुगुणा ने कहा कि बचपन से ही मेरा यूकेडी के प्रति भावनात्मक प्यार रहा है। यही वजह रही है कि मैंने सेवानिवृत्त होने के बाद यूकेडी का दामन थामा है और अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। माननीय श्री प्रताप शर्मा जी, उत्तराखंड भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए डिजिटल साइबर स्टूडियो तैयार करना शुरू कर दिया है। इसका लुक और फील एक बड़ी जनसभा जैसा होगा। मंच पर शामिल नेता और मुख्यमंत्री मंच पर विराजमान होंगे और लिंक के जरिए जनता को संबोधित करेंगे। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने इस नए तरीके के डिजिटल सभा स्थल का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। कोविड प्रोटोकॉल के नए नियमों के तहत अब वर्चुअल और साइबर माध्यम से ही चुनाव लड़ा जाना है। 22 तक चुनाव आयोग की रोक आ गई है और इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी का जो डिजिटल वर्चुअल स्टूडियो एक बहुत बड़ा बनकर तैयार हुआ है, वहां मौजूद हूं। इसी स्टूडियो के माध्यम से नेता संबोधित करेंगे और नेताओं का संबोधन जिलेवार, तहसीलवार, ब्लॉकवार पार्टी के नेता लोगों को मोबाइल पर एक लिंक के जरिए सुनवाएंगे। हम इस डिजिटल वर्चुअल रूम का कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों बना और इससे कितने लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल ये बताता है कि अब लोगों को घर बैठे या बहुत सीमित दायरे में ही प्रचार प्रसार पार्टियों को करना है, तो लोगों को भी सुनना है। आप लोगों ने जो डिजिटल साइबर रूम अपना तैयार किया, ये क्या कंसेप्ट है और कितने लोग इससे जुड़ सकते हैं और कौन कौन नेता आप लोग इससे अभी तक जुड़ चुके हैं? अभी क्या है कि हमने इसको आज हमारे माननीय संगठन महामंत्री जी ने एक बैठक यहाँ से ली है शक्तिगंज संयोजक की, जिसकी संख्या 1823 है। तो ऐसे ही हम आगे जाके इस स्टूडियो का उपयोग करेंगे रैलियों के लिए, वर्चुअल रैलियों के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि आने वाले दिनों में हमको ऐसे ही काम करना, वर्चुअली काम करना है। कोविड की SOP जारी हो चुकी है, दूसरी SOP जारी हो चुकी है 22 तारीख तक के लिए। संभवतः भगवान न करे हालांकि महामारी बढ़े, लेकिन अगर बढ़ती है तो हमारी अपनी पूरी तैयारी है कि हम पूरा वर्चुअल प्रचार यहाँ से कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली के लिए एक और स्टूडियो हम तैयार करेंगे, यानी राष्ट्रीय नेताओं की रैली के लिए एक और स्टूडियो हमारा तैयार होगा, वो बड़ा होगा। और ये तो हमारे राज्य स्तर के नेताओं का जो रैलियाँ होंगी, छोटी रैलियाँ होंगी, उनके लिए मंच है, और एक बड़ा स्टेज हम मंच जो है वो हम बनाएंगे राष्ट्रीय बड़ी रैलियों के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनका कहना है कि जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री, उनके लिए एक अलग से स्टूडियो बनेगा और यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, राज्य स्तर के नेता या मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस टेक्निकल रूम को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो ये डिजिटल स्टूडियो बना है, इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं और ये किस तरह काम करेगा। केबल ऑप्टिकल फाइबर भी ली गई है। ये टेक्निकल एक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के जो इस पूरे स्टूडियो को देख रहे हैं। यदि आप यहाँ देखें तो सारी मशीनें लग गई हैं बहुत हाई क्वालिटी की, जिससे वर्चुअली कार्यकर्ता जुड़ सकें, क्योंकि अब रैली या सभाओं पर फोकस नहीं है। भाई साहब, आप बताइएगा ये क्या क्या आप लोगों ने यहाँ सिस्टम लगाए हैं और कैसे इसको तैयार किया है? पूरे सेटअप को हमने जितने हमारे सॉफ्टवेयर हैं वेबएक्स के थ्रू जोड़ा है और फेसबुक और यूट्यूब लाइव के माध्यम से भी हम इसको लाइव करेंगे। इसमें हमने, जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा सेटअप लगा है, इसमें 2 लीज लाइन हमने स्पेशल इसलिए जोड़ी है, बैकअप के लिए लाइन है, पावर बैकअप, ये सब चीज़ें हमने पूरी व्यवस्था करी है। दिल्ली से 2 कंपनियां आई हैं जो इसको काम को कर रही हैं और
निर्बाध रूप से ये जनसभाएं जो वर्चुअली चलें उसका पूरी हमने व्यवस्था यहाँ पे करी है। तो ये हिमांशु संतानी जी आईटी प्रमुख हैं, जिनका कहना है कि दिल्ली से आए एक्सपर्ट्स की भी मदद ली गई है ताकि जो ये आईटी रूम है, जो ये साइबर वॉर रूम है, ये निर्बाध रूप से 24 घंटे काम कर सके और नेता अपने जिलों में अपने कार्यकर्ताओं से कनेक्ट हो सकें। सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। प्रदेश में लागू आचार संहिता के चलते पुलिस महकमे ने कमान संभाल ली है। काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में थाना आईटीआई में फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने का पाठ पढ़ाया गया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने शक्ति प्रदर्शन कर अराजक तत्वों को संदेश दिया है कि कभी भी किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा। साथ ही इसका उल्लंघन करते हुए अगर कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, उसी का जो है अनुपालन हम सभी को करना है, पब्लिक को करना है। उसी संदर्भ में आज एक फ्लैग मार्च, जैसे कि विगत दिनों में भी लगातार बाजपुर क्षेत्र में और इधर काशीपुर, कुंडा, जसपुर सभी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च करवाया गया है। तो आज हम लोग सीएपीएफ के साथ पीएसी के जवान और लोकल पुलिस हम सभी लोग एक फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इसमें फ्लैग मार्च का उद्देश्य यही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे सभी लोग। सामान्य जन से हमारी ये अपील है, निर्भीक होकर मतदान करेंगे, किसी दबाव और लालच में नहीं आएंगे और अगर कोई व्यक्ति शांति व्यवस्था प्रभावित करेगा तो उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, उसी का जो है अनुपालन। तो वहीं पौड़ी में विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा कई नए बदलाव किए जा रहे हैं, जिसका मकसद प्रत्याशियों के साथ साथ पार्टियों को सुविधा उपलब्ध कराना है। जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जुगदंडे ने बताया कि इस बार निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्याशियों के लिए ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि वे आसानी से अपना नामांकन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। साथ ही प्रत्याशियों द्वारा जनसभा करने या बैठक करने की अनुमति भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही दी गई है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव लगातार बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए किए गए हैं, जिससे कि निर्वाचन विभाग के चक्कर काटे बिना अपने काम लोग कर सकें। इस बार एक व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कि ऑनलाइन पद्धति से भी नामांकन पत्रों को भरने का एक सुविधा प्राप्त हो रहा है। साथ साथ में जो कैंडिडेट्स होंगे या फिर जो उनके प्रत्याशी होंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो लोग किसी भी सभा की जो अनुमतियाँ प्राप्त करते हैं निर्वाचन कार्य के दौरान, उसके लिए भी उनको सुविधा, जो प्लेटफॉर्म होता है, पोर्टल है निर्वाचन आयोग का, उसका प्रयोग करने की इस बार अनुमति है। इस बार आपको ऑनलाइन धनराशि जमा करने का भी सुविधा जो है निर्वाचन आयोग ने अनुमति की है, तो उसका भी लाभ जो है प्रत्याशी ले सकते हैं। इस बार एक व्यवस्था का टिहरी मसूरी मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक बाइक सवार युवक की बाइक खाई में जा गिरी है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक अपने 2 दोस्तों के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए उत्तरकाशी से देहरादून जा रहा था और बाइक अनियंत्रित होने से यह दर्दनाक हादसा हो गया। मृतक के दोनों दोस्तों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और शव को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। साइबर ठग लोगों से ठगी करने के लिए आए दिन नए नए तरीके आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में अब साइबर ठगों ने कोरोना की बूस्टर प्रिकॉशन डोज लगवाने के नाम पर ठगी करनी शुरू कर दी है। बूस्टर प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए अगर आपके पास फोन या मैसेज आ रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि साइबर ठग बूस्टर प्रिकॉशन डोज रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपके खाते को ही खाली कर दें। इस तरह से ठगी की कोशिश के 3 मामले सामने आए हैं, जिसमें कि 2 देहरादून और 1 मामला हल्द्वानी से है। हालांकि तीनों व्यक्ति अपनी समझदारी के कारण साइबर ठगी के चंगुल से फंसने से बच गए, लेकिन पुलिस की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर आम जनता को साइबर ठगी से बचने की एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए, बेसिकली जो जागरूकता है, हमारा फेसबुक का पेज है, ट्विटर का अकाउंट है, उसमें हम लगातार लोगों को अवेयर करवाते रहते हैं। तो उसी के तहत, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी OTP पूछने के नाम पर या इस तरीके से वो बूस्टर डोज लगने के लिए फ़ोन करते हैं और बूस्टर डोज लगाने के एवज में
OTPs जो आते हैं उन OTPs को पूछते हैं और वो अकाउंट से लिंक होते हुए पैसा निकालने की कुछ घटनाएं प्रकाश में आई थी, जिसके लिए हमारे द्वारा अवेयरनेस चलाया गया और हमारे जितने भी सोशल मीडिया के नेट्स हैं उन सबको इसके बारे में प्रचार प्रसार अपने तहत किया। तो उससे कुछ केसेस ऐसे आए जिसमें कि बचाव हो सका। और किसी से, हम सभी लोगों से ये कहते हैं कि OTP कोई भी अगर आपके फ़ोन में आता है तो उसको कभी भी आप किसी से शेयर ना करें। देखिए, हरिद्वार में धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले में गिरफ्तार किए गए जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सीजेएम हरिद्वार की अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वसीम रिजवी ने वकील सत्र न्यायालय में अपील करेंगे। उन्होंने कहा है कि धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ हरिद्वार शहर कोतवाली में कुल 3 मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमे में पुलिस आरोपी को 41 CRPC के तहत नोटिस भेजकर जवाब मांग चुकी है। अपराध दोहराने पर भी एक दूसरे मुकदमे में गुरुवार को नारसन बॉर्डर से जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया गया। ऋषिकेश के सोमेश्वर नगर में फिर से गुलदार की धमक होने लगी है, जिसकी वजह से क्षेत्र के निवासी दहशत में जीने को मजबूर हैं। गुलदार की धमक की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई हैं। क्षेत्रीय निवासियों ने वन विभाग के रेंज कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की है। देखो, सूचना मिलने पे तो मतलब जो है कल जो है रात को एक टीम को भेज दिया गया था और आज जो है आप लोग सामने आए तो आपने बताया कि 11 बजे के लगभग आ रहा है, 3-4 बजे के बाद वो लौट रहा है। तो आज हम ये करेंगे, पूरी टीम लेके मैं स्वयं भी जो है 10 बजे जो है वहाँ मौके पे पहुँच जाऊँगा। उसके अनुसार उसका अध्ययन कर लेंगे तो आगे की कार्रवाई तब शुरू कर दी जाएगी। मेरा नाम ललित मोहन सिंह नेगी। प्रॉब्लम सर ये है कि मैंने आज रात के टाइम की बात है तो बेटी पड़ोसी बैठे हुए थे। पड़ोसी ने बताया रात को कि ऐसे करके बात है, मैंने बाघ देखा है। तो मैंने अपने CCTV कैमरे लगा रखे थे, कैमरे में चेक किया। कैमरे में चेक करने के बाद मैंने देखा कि वास्तव में ही बाघ था ही, और बाघ ऐसा बहुत बड़ा बाघ है कि रात भर वो वही रहा है। तो मैंने वन विभाग को अपने फोटो भेजी है, तो वो वन विभाग वाले भी 8 बजे करीब आए हैं। 8 बजे उन्होंने एक बम फोड़ा, बम फोड़ के चले गए। उसके बाद वो नहीं आए बम के। तो अभी क्या आश्वासन मिला आपको? अभी इन्होंने ये बोला है कि शाम को आज हम लोग पूरी टीम भेजेंगे, रात को 8 बजे करीब बम फोड़ के दिखाएंगे, मतलब जैसा भी रहेगा रात को देखेंगे और उसमें फिर बताएंगे आपको। प्रॉब्लम सर ये